सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फार्माकोविजिलेंस योगदान में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर रखा है? तो आंसर होगा 8वें स्थान पे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार फार्माकोविजिलेंस के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत विश्व में 8वें स्थान पर है। आप पूछोगे फार्माकोविजिलेंस क्या है? तो इसका संधि विच्छेद करो, इसको तोड़ो। फार्मा मतलब इसका संबंध दवाइयों से है और विजिलेंस का मतलब होता है निगरानी रखने से। हम कह सकते हैं दवाओं की सुरक्षा की निगरानी करने की जो प्रक्रिया है। मतलब दवाई नई बन के बाजार में आती है, उसके बाद लोग उसे खाते हैं और किन्हीं दवाइयों से साइड इफेक्ट होने लगते हैं। तो यही निगरानी रखती है कि किसी दवाई से कोई दवाई साइड इफेक्ट तो नहीं कर रही है ना। ये उसका पता लगाती है और ऐसा होता है तो उसे रोकती है। दवाओं पे निगरानी रखने का ये काम कर रही है। मतलब जो भी दवाइयां बन रही हैं वो जो भी मानक तय किए गए थे उन्हीं के अनुसार बन रही है ना, क्वालिटी दवाइयां बन रही है ना, ये इसका काम है। मतलब हम कह सकते हैं ये सुनिश्चित करता है कि दवाइयां सुरक्षित और असरदार हो। तो अभी इस क्षेत्र में 2025 में भारत को 8वें स्थान पर रखा है। साथ में इन्होंने ये भी बताया तुलना करने के लिए कि भारत 2014 में, 2014 से आप समझ रहे हो इनका इशारा किस और है। उस समय भारत की इस सिनेरियो में जो रैंक थी वो 123 थी, 123वें स्थान पे था भारत। और अब भारत 8वें स्थान पे आ गया है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको रैंकिंग्स सूचकांक रिवाइज कराऊंगा, लेकिन एक बार डब्ल्यूएचओ की बात कर लेते हैं। डब्ल्यूएचओ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, हेड है इसके तेद्रोस अधानोम। अब चलो रैंकिंग्स मैंने आपको रिवाइज कराऊंगा। ये सारी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। आप देखते चलना इसमें से आपको कौन सी याद है और कौन सी नहीं है, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भारत की रैंक है 96, टॉप पे डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत की रैंक है 130, टॉप पर आइसलैंड है। और कौन सा इंडेक्स कौन जारी करता है वो भी मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया है, तो वो भी आप रीड कर सकते हैं। बाकी मैं इंडेक्स, उसमें भारत की रैंक और उसमें टॉप पर कौन है ये भी बताता हुआ चल रहा हूँ। जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया था, इसमें भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आया, इसमें भारत की रैंक है 99, टॉप पर फिनलैंड है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग आई थी, भारत 41 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत है 115वें स्थान पर, टॉप पर आइसलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स, याद रखना भारत की रैंक है 102। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 पे है, टॉप पर नॉर्वे है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर ही है, टॉप पर अमेरिका ही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में बात करें, भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो हो गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर है, यह भी लेटेस्ट आया है। और इसमें पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड है। ये जेंडर गैप शायद रिपीट हो गया, ऊपर भी पढ़ लिया हमने। और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉप पर स्वीडन है। लगभग 16-17 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हमने यहाँ पे रिवाइज करे हैं, ध्यान में होने चाहिए आपको सारे। तो इनको जरूर से याद कर लेना। वैसे इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो वहां से आप इसको लेकर के याद रख लेना। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी, नाम है रानी वेलु नचियार, इनकी जयंती पर भी श्रद्धांजलि दी है। इनका संबंध किससे है, किस राज्य से संबंधित है ये? तो आंसर होगा तमिलनाडु। अब इनके बारे में आपको बताता हूं। तो अभी ये न्यूज में क्यों है मैंने आपको बता दिया। मोदी जी ने अभी रानी वेल्लू नचियार, इनकी जयंती पर अभी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट तो सबसे पहला यही बन जाएगा कि वे भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका जन्म जो है 3 जनवरी 1730 को तमिलनाडु के शिवगंगई क्षेत्र के रामनाथपुरम में हुआ था। तो वे शिवगंगा रियासत की रानी थी उस समय। उन्हें वर मंगई के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता है बहादुर रानी। और उन्होंने जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो उस समय उनकी सेनापति हुआ करती थी क्विली। उन्होंने ब्रिटिश हथियार गृह को नष्ट करने के लिए खुद के ऊपर तेल डाला और अपने ऊपर आग लगा के, मतलब आत्मघाती विस्फोट किया, जो कि भारतीय सैन्य इतिहास में पहली
मानव बम की घटना थी। इसके अलावा उन्होंने प्रशिक्षित महिला सैनिकों की पहली टुकड़ी भी स्थापित की थी, ट्रेंड महिला सैनिकों की। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें उनके समय से निकल के आती हैं। रानी वेल्लू नचियार, जो कि भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रही है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे और डालना कि अभी 3 जनवरी को ही भारत में सावित्रीबाई फुले की जयंती भी मनाई गई है। सावित्रीबाई फुले एक कवियत्री थी, महान समाज सुधारक थी, और इन्हें आप जिस नाम से जानते हो कि ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। अच्छा, इसी तरह का एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन प्रश्न पूछने का अंदाज उल्टा है, और ये प्रश्न डिक्टो में वही प्रश्न पूछ रहा हूं जो कि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आप देख सकते हो। बताएंगे आप कि फातिमा शेख कौन थी। पहले मैं इस प्रश्न को उल्टा करके पूछने वाला था, लेकिन ये प्रश्न मुझे मिल गया, तो मैंने कहा चलो एग्जाम वाला प्रश्न ही उठा लेते हैं। तो इसका उत्तर मैं दूं कि आप लोग दे देंगे? चलो ये आप ही लोगों पे छोड़ता हूं। मैं वैसे कई बार बता भी चुका हूं आपको बीच में। इनके ऊपर एक बुक आई थी, तब भी हमने चर्चा की थी इनकी। तो अब आप ही लोग बताएंगे। नहीं पता तो गूगल जरूर करना और आंसर जरूर बताना। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में पहला सरकारी एआई आधारित क्लिनिक ये कहां पर खोला गया है? तो आंसर होगा ग्रेटर नोएडा में। तो ये भी अच्छा प्रश्न है कि भारत का पहला सरकारी एआई आधारित क्लिनिक अभी खोला गया है। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में भी कहां पे? ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इसको खोला गया है। अच्छा, प्रश्न ये भी आ सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि इस पहल में कौन सा आईआईटी शैक्षणिक और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। और इसे खोलने का मुख्य उद्देश्य है एआई आधारित हेल्थ केयर स्टार्टअप्स को वास्तविक क्लिनिकल वातावरण में अपने समाधान विकसित करने, परीक्षण करने और सत्यापित करने का अवसर प्रदान करना। तो आपको ये एक लाइन में सिंपल सा याद रखना है कि अभी भारत का पहला सरकारी एआई आधारित क्लिनिक कहां पर खोला गया? ग्रेटर नोएडा में खोला गया है। और तकनीकी सहायता कौन सा आईआईटी दे रहा है? आईआईटी कानपुर। अब यहाँ पे एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपको कराऊंगा रिवाइज। जैसे कि चैट जीपीटी के निर्माता जो है ओपन एआई, इन्होंने 2025 के अंत तक नई दिल्ली में अपना पहला भारतीय कार्यालय खोलने की घोषणा की थी। मलेशिया ने राइट बैंक लॉन्च किया था, जो कि दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक है। भारत हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हो गया, जिसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री, जिनका नाम है डेल्ला, इसको नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है अल्बानिया। और ग्लोबल एआई इंडेक्स आया था, भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। महाराष्ट्र ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके महाक्राइम ओएस एआई को लॉन्च किया था, और यह भारत का पहला एआई आधारित साइबर अपराध जांच प्लेटफॉर्म है। ग्लोबल एआई शो 2025 का आयोजन हुआ था अबू धाबी यूएई में, और अभी फरवरी में 2026 में जो एआई इम्पैक्ट समिट होगा ये भारत में होगा, नई दिल्ली में। और भारत का पहला एआई पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? इंद्रजाल है, इंपॉर्टेंट है। और भारत का पहला एआई इंडस्ट्री एसोसिएशन का निर्माण हुआ है, जिसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके पहले प्रेसिडेंट बनाए गए विजय कलियंत्री। ये भी नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने आइला नाम से एक एआई सिस्टम बनाया है, और यहाँ पे ये आइला का मतलब क्या हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। ठीक है, तो ये एआई से संबंधित लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न कुछ मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 जनवरी को। तो हर साल 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को सन 2002 में मनाया गया था। तो वही कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पक्षी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। सिंपल सा याद रखेंगे, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, आप सब बता दोगे मोर है, छोटा बच्चा ही बता देगा पिकॉक। लेकिन पूछूं कब घोषित किया गया था, तो याद रखना 1963 में। और पिकॉक का साइंटिफिक नेम होता है पावो क्रिस्टाटेटस या क्रिस्टेटस, कुछ भी आप पढ़ लो। अच्छा, यहाँ पे बर्ड से संबंधित कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो 2-3 तो दिवस ही हो जाएंगे बर्ड से संबंधित। एक तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे होता है, ये मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को होता है। वर्ल्ड स्पैरो डे होता है 20 मार्च को होता है ये। और जो आज हमने पढ़ा वो है नेशनल बर्ड डे 5 जनवरी को। याद रखना, अगर पूछे कि भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किस राज्य के पास है, तो केरल। उत्तराखंड ने अपनी पहली बर्ड गैलरी कहां पर खोली? देहरादून। ऑक्सीजन बर्ड पार्क, अमृत महोत्सव पार्क भी इसको कहते हैं, इसका उद्घाटन कहां किया गया था? नागपुर में। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। और ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक पक्षी प्रजातियां
ये मिली थी पश्चिम बंगाल में 543। और किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया? तमिलनाडु में रामनाथपुरम जिले में। वैसे ये जो ग्रेटर फ्लेमिंगो है ना, किस राज्य का राजकीय पक्षी है? गुजरात का है। और अभी हमने पढ़ा था कि 10 और 11 जनवरी को आंध्र प्रदेश के कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य और उसके आसपास के वेटलैंड में 40वीं एशियाई जल पक्षी गणना की जाएगी, जो कि वैसे तो 40वीं एशियाई जल पक्षी गणना होगी, या आप इसे कह सकते हो 60वीं अंतरराष्ट्रीय जल पक्षी गणना। और ये पूछा जा सकता है स्टैटिक में, पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? क्योंकि अभी न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि अभी भारत सरकार ने इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। तो ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। अच्छा, एक बार ये प्रश्न आया था कि बर्ड की स्टडी, बर्ड के पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन अगर इस तरह से आपके सामने हो तो आप क्या उत्तर लगा पाओगे क्या? तो याद रखना, नहीं याद तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन में ये मत देखना कि पीछे सब यहाँ पक्षी विज्ञान लिखा हुआ है तो हम ये लगा देंगे। ये मैंने लिख दिया है ताकि पक्षी के अलावा और भी आप देख सको कि मानव विज्ञान को क्या कहते हैं, नेत्र विज्ञान को क्या कहते हैं। बाकी जनवरी में अभी 2 दिवस हम और मना चुके हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे, और 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया था। सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, देखो। अभी हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर जिसका नाम है सूर्यास्त्र, इसके लिए समझौता किया? तो सही उत्तर होगा इजराइल। अच्छा, पहले प्रश्न अगर ऐसे आ जाएगा कि सूर्यास्त्र क्या है, तो याद रखना ये भारत का पहला स्वदेशी स्वदेशी यानी कि इंडिजिनस, मेड इन इंडिया, लंबी दूरी का एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। और अभी भारत ने इसे बनाने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। हम इसमें इजराइल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। और ये समझौता हुआ है पुणे की NIBE लिमिटेड कंपनी और इजराइल की एल्बिट सिस्टम नाम की कंपनी के बीच में। मतलब ये दोनों मिलकर के इसके बनाएंगे और भारत में ही बनाएंगे। इसकी जो रेंज है 150 से लेके 300 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होगी। और ये कई तरह के रॉकेट और गोला बारूदों को दाग सकता है। रॉकेट लॉन्चर है, वो भी बिल्कुल सटीकता के साथ। अच्छा, ये समझौता हुआ कितने में है? 293 करोड़ रुपीस में। तो अगर आपसे पूछे कि सूर्यास्त्र क्या है, तो अब याद रखना ये भारत का पहला स्वदेशी लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे इसी तरह से कुछ नाम मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। आप उनको देखना और बताना कि वो क्या है। ये सब हमने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं। जैसे कि इग्ला एस मैनपेट्स, ये हमने रशिया से लिया है। मैनपेट से समझ में आ जाएगा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ये एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है। और आसमी क्या है? स्वदेशी सबमशीन गन है। सोनोबॉय हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, जिसे हम अमेरिका से खरीदेंगे। अग्नि अस्त्र क्या है? मल्टी टारगेट एक्सप्लोजिव डिवाइस है। भार्गवास्त्र क्या है? सूक्ष्म मिसाइल प्रणाली को झुंड ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए इसे विकसित किया गया, भार्गवास्त्र नाम दिया गया। और नाड़ी तरंगिनी भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण है। शून्य क्या है? ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी है और इसे बना रहा है बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है सरला, वो। और संजय क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया था, उसी का नाम रखा था संजय। हेलियोस अमेरिका का एक लेजर वेपन है। दुर्गा 2 DRDO ने स्वदेशी लेजर वेपन सिस्टम बनाया था, उसका नाम है दुर्गा 2। और आयरन बीम तो ये इजराइल का एक लेजर वेपन है। अस्त्र MK3 मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अब इसका नाम बदल कर गांडीव कर दिया गया था। निस्तार क्या है? यह पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल है। और रुद्रास्त्र क्या है? तो ये अभी हमने पढ़ा था, भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया था, उसी का नाम है रुद्रास्त्र, जिसकी लंबाई थी 4.5 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह के नाम ये कुछ हमारे न्यूज में रहे थे जो मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा है। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा सेशन। अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करूंगा ये शीट आपको अच्छी लगी होगी। अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में वर्ष 2026 की शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को किसने मान्यता दे दी है? तो आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। हमारा एक सेंट्रल एशियन कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, जिसने अभी क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिंग को मान्यता दे दी है। मतलब वहां पर अब क्रिप्टो में ट्रेडिंग यानी कि व्यापार कर सकेंगे और क्रिप्टो माइनिंग कर सकेंगे। क्रिप्टो माइनिंग का क्या मतलब होता है? ये आप कह दो वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसमें पावरफुल कंप्यूटर्स का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी को जनरेट किया जाता है। और क्रिप्टो करेंसी
आप सबने कभी ना कभी इसका नाम जरूर सुना होगा। एक तरह से आप कह सकते हो वर्चुअल करेंसी है या डिजिटल करेंसी आप कह दो इसे, कंप्यूटर में ही रहती है, मतलब इसका कोई फिजिकल रूप नहीं है। और इसमें ऑनलाइन ये रहती है, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाती है। तो सुरक्षित लेन देन के लिए क्रिप्टोग्राफी यानी कि जटिल कोडों का इसमें कोड्स का उपयोग किया जाता है। और आप यूं कह सकते हो कि ये ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करती है। सबसे फेमस जो क्रिप्टो करेंसी तो वैसे बहुत सारी है, लेकिन जो सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है वो आज के टाइम पे है बिटकॉइन। और आप ये भी नोट कर लेना, क्रिप्टो करेंसी का जनक किन्हें कहा जाता है? सातोशी नाकामातो को। ये बिटकॉइन के निर्माता कहे जाते हैं, जो कि पहली और सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है। आपको पता है एक बिटकॉइन की वैल्यू क्या है? वैसे तो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं तो अभी वर्तमान में एक बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो है 85 लाख रुपए, एक बिटकॉइन की वैल्यू। अच्छा, एक प्रश्न और नोट करना, अगर पूछे क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर करने वाला पहला देश कौन सा है, तो आंसर होगा एल सल्वाडोर। मतलब ये 2001 से इसे ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपना चुका है। उसके अलावा याद रखना, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित ग्रीन क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की थी किसने? तो आंसर होगा भूटान ने। और भूटान ने ही दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली को भी शुरू किया था। अब हमारे प्रश्न में जो बात हो रही है वो किस कंट्री की हो रही है? तुर्कमेनिस्तान की। ये एक सेंट्रल एशियन कंट्री, आप मैप में देख सकते हो। ये रहा तुर्कमेनिस्तान। कैपिटल एश गबत होती है, करेंसी है तुर्कमेनिस्तानी मन्नत। और ये किस झील से सीमा लगाता है? आप देख सकते हो कैस्पियन सागर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, या आप इसे ही कह सकते हो दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर ही है। ठीक है, दोनों सर से पूछ सकता है, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी। और अभी 2025 में तीसरा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज का जो आयोजन है, जो सम्मेलन है, वो तुर्कमेनिस्तान में ही हुआ था, तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी एनटीसीए मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की मृत्यु हुई है? तो आंसर होगा इसका तो मध्य प्रदेश। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये हमने टाइगरों के संरक्षण के लिए एक अथॉरिटी बनाई है। और अभी इसी ने बताया कि 2025 में भारत में सबसे ज्यादा बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हुई है। कितनी? 55। उसके बाद महाराष्ट्र में 38, केरल में 13, असम में 12। मतलब टोटल 166 टाइगर मारे गए हैं 2025 में। और ये 2024 की तुलना में 40 ज्यादा टाइगर मारे गए। मतलब 2024 में करीब 126 टाइगर मारे गए थे और अभी 166। हमने पूछा मौत की वजह क्या है, तो बताया गया कि सबसे ज्यादा जो मौतें हैं वो आवास की समस्या के कारण हुई है। आवास की समस्या के कारण क्षेत्रीय संघर्ष हुआ बाघों के बीच में। और जब दो बाघ लड़ते हैं तो एक जीतता है, एक हारता है, क्योंकि हम बाघों की संख्या तो टाइगर की संख्या तो कैसे न कैसे करके बढ़ा रहे हैं, पर जो वन क्षेत्र है, जो कॉरिडोर है, वो सीमित है, तो वो आपस में लड़ते हैं और मर जाते हैं। और भी कारण है, लेकिन मुख्य रूप से जो बड़ा कारण है जिसके कारण सबसे ज्यादा टाइगर मरे, वो ये कारण बताया गया। आपको बता दूं, भारत में दुनिया के लगभग 75% बाघ पाए जाते हैं। बाघों से, टाइगर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देख लेते हैं। एक तो याद रखना, वर्ल्ड टाइगर डे कब होता है? 29 जुलाई को होता है। भारत में अभी 58 टाइगर रिजर्व हैं। और हाँ, इसके बाद अभी लेटेस्ट जुड़ने वाला है कौन सा? कैमूर टाइगर रिजर्व, जो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। वैसे हमारा पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो उत्तराखंड में है। 58 नंबर का कौन सा था? माधव टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश का था। और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, 785। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1973 में। हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि भारत में टोटल 3682 बिग कैट्स हैं। और अभी बिग कैट अलायंस का पहला एड इन्हीं को बनाया गया था, भूपेंद्र यादव को। याद रखना, पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। अगर ये दूसरा सबसे बड़ा है तो पहला सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हमारा आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं कैलाश सांखला को। और याद रखना, अभी गुजरात को 33 सालों के बाद फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो टाइगर से ये पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन ये कहां पर किया जा रहा है?
तो सही उत्तर होगा वाराणसी में नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026। इसका ये 72 नंबर का एडिशन है और अभी इसका आयोजन ये किया जा रहा है। 4 तारीख को शुरू हो गया था, 11 तारीख तक चलेगा ये। अभी कहाँ पर? वाराणसी में, यहाँ पे जो डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहां पर। और इसका शुरुआत किया, इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसमें देश भर के 58 टीमों के 1000 से भी ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तो मोदी जी ने इसकी शुरुआत की, इसका उद्घाटन किया, इसलिए प्रश्न न्यूज में है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी वैसे कुछ और स्पोर्ट्स से संबंधित टूर्नामेंट मैं आपको रिवाइज कराऊं तो याद रखना, इसी साल भारत पहली बार राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अभी 33वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स ये हुए थे बैंकॉक थाईलैंड में। दूसरे फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का आयोजन हुआ था कतर में। उसको पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब ने जीता था फ्लेमिंगो को हरा के। और 11वें फिडे चेस वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में हुआ था गोवा में। और इसको किसने जीता, ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न। जावोखिर सिंदारोव ने उज्बेकिस्तान से है। और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत होस्ट करेगा, अहमदाबाद गुजरात में होंगे। 20 सालों के बाद हम कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट कर रहे हैं। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, अभी का ना पूछे एग्जामिनर, पुराना पूछ ले, इससे पहले हमने कब होस्ट किया था, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में। लेटेस्ट नहीं पूछता, उससे जुड़ा हुआ पुराना वाला पूछ लेता है। तो ये भी जरूर याद रखना, 2010 में हमने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था नई दिल्ली में। उसके अलावा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 इसे भारत और श्रीलंका मिलकर के होस्ट कर रहे हैं और इसका टूर्नामेंट एम्बेसडर बनाया गया था रोहित शर्मा को। दूसरे वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 इसका आयोजन हुआ था ढाका बांग्लादेश में, भारत ने जीता था। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा क्योंकि पहला एडिशन अभी होगा फरवरी में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, और इसका मैस्कॉट है मोरवीर। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो आंसर होगा महेश शरद चंद्र सोनाग। तो अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाग को झारखंड हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया है। और किस आर्टिकल के तहत नियुक्ति होती है हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 217। और इस तरह से उन्होंने यहाँ पे जस्टिस तरलोक सिंह चौहान का स्थान लिया है, जो भी रिटायर्ड हो गए। आपको याद होगा अभी 2-3 दिन पहले हमने 3 हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिसों के नाम और पढ़े थे। तो एक तो हमने पढ़ा था अभी केरल हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने, सोरेन सेन नाम है। और रेवती प्रशांत ये मेघालय हाईकोर्ट में बने। और संगम कुमार साहू पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे। वैसे तब भी मैंने आपको हाईकोर्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक और करंट अफेयर्स के प्रश्न रिवाइज कराए थे। चलो एक बार फिर करवाता हूँ, रिविजन ही होगा हमारा। तो हाईकोर्ट के बारे में सबसे पहले याद रखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक। टोटल कितने हाईकोर्ट है? 25 है। 25वां है अमरावती हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में पहली महिला जज कौन रही? अन्ना चांडी केरल हाईकोर्ट से। और हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही? लीला सेठ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। और हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल बताया? आर्टिकल 217। शपथ दिलाते हैं उस राज्य के गवर्नर। आर्टिकल कौन सा है? 219। और हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 226। और हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत एक अभिलेख न्यायालय है? आर्टिकल 215। ये तो इससे संबंधित कुछ बेसिक स्टैटिक प्रश्न हो गए। 2-4 करंट अफेयर्स के प्रश्न और बनेंगे, जैसे कि देश का भी सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर कहाँ बना? रांची में। और क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट मलयालम। मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट सिक्किम। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट ये कहां पर शुरू हुआ? केरल के कोल्लम में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा डेल्सी रॉड्रिग्स। तो अभी का सबसे चर्चित टॉपिक है ये, तो बात करते हैं। अभी वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद जो वहां के उपराष्ट्रपति हैं डेल्सी रॉड्रिग्स, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त करने का आदेश दे दिया। मतलब अभी ये वहां पे अंतरिम राष्ट्रपति हैं। तो अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया। और वो कहते हैं ना कि रातों रात उठा देंगे तुझे, तेरे घर से उठा लेंगे, गायब कर देंगे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात में ही वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके घर में उनके बेडरूम से गिरफ्तार कर लिया गया और पकड़कर अमेरिका ले गए। पूछा गया भैया क्यों ले जा रहे हो? तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा, मतलब उन्होंने कारण बताया कि निकोलस की सरकार भ्रष्ट है। निकोलस मादुरो पर मादक पदार्थों की तस्करी,
मानवाधिकारों का हनन करने और अलोकतांत्रिक कार्यों में शामिल होने के आरोप है। ये उन्होंने कारण बताया, पर सभी को पता है भैया मेन रीजन कुछ और ही है। मुख्य कारण क्या है? वेनेजुएला के पास जो सबसे बड़े तेल के भंडार है, वो आप मान के चलो कि दुनिया के कुल तेल का 18% यहीं पर आपको मिलेगा, जिस पर अमेरिका की तिरछी नजर है और अमेरिका इस पर कई समय से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये वेनेजुएला ओपेक का संस्थापक सदस्य भी है। अच्छा, अब वेनेजुएला की अभी वर्तमान हालत देख करके ये मत समझना कि कैसा गरीब देश है, मतलब अभी तो काफी महंगाई है, भुखमरी है, ये अभी के हालात है। लेकिन एक जमाना था जब ये सबसे अमीर हुआ करता था। आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, वेनेजुएला के बारे में, इसकी हिस्ट्री बताने की कोशिश करता हूँ। ये बात है 1950 के दशक, जब आधी से ज्यादा दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के नुकसान से उबर रही थी। तब वेनेजुएला की जमीन के नीचे से निकलता है काला सोना, यानी कि तेल, जिसने उसकी किस्मत बदल दी। और उसके बाद 1952 तक वेनेजुएला दुनिया में चौथा सबसे अमीर देश बन चुका था। और 1970 के दशक में जब पूरी दुनिया में तेल संकट आया, कीमतें आसमान छूने लगी, तो वेनेजुएला के घरों में डॉलर की बरसात होने लगी। मतलब वेनेजुएला और अमीर हो गया। इस तरह से वहां की जनता को लगने लगा कि भैया मेहनत करने की क्या जरूरत है, हम मेहनत नहीं करेंगे। फिर 1976 में सरकार ने तेल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कर दिया। एक सरकारी कंपनी बनाई गई और उस समय दुनिया की सबसे मुनाफे वाली प्रॉफिटेबल कंपनियों में से एक थी। अब आप सोचोगे सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो फिर ये बर्बाद कैसे हुआ? मतलब इसने कभी किसी के साथ ऐसा युद्ध भी नहीं लड़ा। भाई युद्ध लड़ते हैं तो फिर अर्थव्यवस्था उस देश की गिर जाती है, जैसे भी यूक्रेन की हालत है वैसे। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो बुरी तरह से कोलैप्स हो गई। मतलब पिछले एक दशक में इसने वो सब गंवा दिया जो इसने पिछले 70 सालों में कमाया था। इसके मुख्य 2-3 कारण बताए जाते हैं। जैसे कि वेनेजुएला को पता था वो किससे अमीर बना है, तेल से। तो उसने अपनी पूरी ताकत सिर्फ तेल निकालने में लगा दी। इसके अलावा उसने दूसरे सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया, खेती पे, दूसरी फैक्ट्रीज पे, दूसरे बिजनेस पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो इस कारण से हुआ क्या, वो दूसरी चीजों पे, मतलब छोटी से छोटी सुई से लेकर हर चीज पे, खाने तक के लिए वो दूसरे पे डिपेंड होने लग गया। क्योंकि खेती पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने, अनाज पे ध्यान नहीं दिया। फिर वो तेल के बदले दूसरे से सामान खरीदने लगे। उसके अलावा वहां की सरकार ने भविष्य के लिए निवेश नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं की, बस मुफ्त की योजनाओं में पैसा उड़ाते रहे। और जब तक तेल महंगा था तब तक तो मजे थे, सब ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही तेल की कीमतें गिरी, अब जो केवल एक ही चीज पे डिपेंडेंट हो, अगर उसी की वैल्यू गिर जाएगी तो उसकी तो हालत खराब होनी है। मतलब ऐसी हालत हो गई सरकार की कि लोगों को, उनके एम्प्लॉयज को सैलरी तक नहीं दे पा रही थी। बचा कुचा कारण सरकार का भ्रष्टाचार है। सरकार की जो तेल की कंपनियां थी, वहां पे जो काबिल इंजीनियर हुआ करते थे उनको हटा दिया। पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए बंदों को वहां पे लगा दिया, किसी की जान पहचान के बंदे को लगा दिया, ऐसे वैसे बंदों को लगा दिया। इससे क्या होना है, जब कैपेबल बंदा नहीं रहेगा, भ्रष्ट सरकार के चमचे लग जाएंगे। तो तेल उत्पादन की तकनीक खराब हो गई, सही से तेल उत्पादन नहीं हो पा रहा है। मतलब आप देख सकते हो कि 1990 के दशक के आखिरी में जो देश रोजाना 35 लाख बैरल तेल निकालता था, आज उसकी ये स्थिति है कि वो मुश्किल से 8-9 लाख बैरल तेल निकाल पाता है। और जो सरकारी तेल कंपनियां हैं वो मेंटेनेंस के अभाव में कबाड़ हो गई है। वो खुद का पेट्रोल दूसरों से मंगवाता है। मतलब उसके देश में जो पेट्रोल है वो विदेशों से आयातित होता है। मतलब यहाँ पे 2012 में ऐसा कहा जाता है, 2012 में यहाँ की जो जीडीपी थी वो टॉप पर थी और अभी अपनी जीडीपी का 80% तक गंवा चुका है। मतलब आप यूं समझो कि 2012 में यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी 100 रुपए थी, आज केवल 20 रुपए बची है। यहाँ पे जो महंगाई है वो केवल इन्फ्लेशन नहीं कहोगे, उसे हाइपर इन्फ्लेशन है। वो कई बार यूट्यूब या गूगल, फेसबुक पे आप देखते होंगे ना, जैसे जिम्बाब्वे की हालत थी, नोट गिन के नहीं तोल करके लिए जाते हैं। तो वो वाली हालत हो गई थी यहाँ पे। और ये सबको देखते हुए ट्रंप सरकार ये दावा करती है कि अब इस सैन्य ऑपरेशन के बाद जो अमेरिकी तेल कंपनियां हैं वो वेनेजुएला में अरबों डॉलर का निवेश करेगी और वहां के टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेगी। इससे वहां पे बदलाव आएगा, एक स्थिर अच्छी सरकार बनेगी और अमेरिका ने जो आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे थे वो हटेंगे। वेनेजुएला का तेल दोबारा से बड़ी मात्रा में निकाला जाएगा, ग्लोबल मार्केट में भेजा जाएगा। इससे वहां की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आएगी। तो ये पूरी वेनेजुएला की घटना है। मैंने आपको थोड़ा हल्का हल्का टच करा, थोड़ा सा हिस्ट्री भी बताया, सब कुछ बताया ताकि थोड़ा सा माइंड में क्लियर हो कि वेनेजुएला था क्या और अभी है क्या। बाकी आप मैप में देख सकते हो वेनेजुएला, कैपिटल काराकस होती है, करेंसी है वेनेजुएलन बोलीवर। और एक और इंपॉर्टेंट यहाँ से बात याद रखना कि अभी 2025 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है, नोबेल पीस प्राइज,
वो वेनेजुएला की ही एक व्यक्ति है, मारिया कोरिनो मचाडो, इनको दिया गया था। वेनेजुएला न्यूज में है तो भैया ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, तो इनका नाम जरूर से याद रखना, नोबेल पीस प्राइज ये एग्जाम में आएगा आपके। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा सपोर्ट करोगे तो। बाकी डेली इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज आपकी डाली जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, पीडीएफ आपको मिल जाती है वहीं पर। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बने हरपाल सिंह। विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया 4 जनवरी को। भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का साल घोषित किया, 2026। और पीएम मोदी ने पवित्र पेपरवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया, नई दिल्ली। और किस देश को पछाड़कर भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया, चाइना। 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, असम। और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपना नया शुभंकर लॉन्च किया, उसका नाम है सांख्यिकी। जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है, तमिलनाडु। और भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएमडी कौन बन गए, रविंद्र कुमार अग्रवाल। और आखिरी प्रश्न था, YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण अभी किया है चाइना ने। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था, अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही, तो इसका सही उत्तर होगा 38। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अभी आज का आपका होमवर्क प्रश्न।